फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड पियरलेस मार्शल गॉड के एक नई हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एक है मार्शल स्पिरिट के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हियोमू के भाई है उसको मार दिया था, है ना। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हर 6 महीने में एक बार लिन फेंग के मन में तुरंत ये सवाल आता है कि हर कुछ चल रहा था, है ना। बेचारी मिंग किंग हर 6 महीने में से टॉर्चर को फेस करती थी। ऐसा था, अगर फ्यूचर में ये फिर होता है तो तुम्हें मुझे ज़रूर बताना होगा। लिन फेंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले इसे सफ़र करो। अब जब मैं यहाँ हूँ, लिन फेंग ने मिंग किंग से कहा। उसकी स्नेक स्पिरिट सारी कोल्ड की स्वेलो कर सकती थी और जितनी ज़्यादा की स्वेलो करती उतने ही स्ट्रांग होती जाती। उसके स्नेक स्पिरिट बहुत ही मिस्टीरियस था, दूसरों की को खा सकता था, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था, मिंग किंग ने लिन फेंग को घूरते हुए कहा। वे एग्जॉशन की वजह से लिन फेंग के चेस्ट पर सो गई थी। वो मोमेंट इतना एम्बैरेसिंग था कि उसने उसे पहले क्या हुआ सब भूल चुकी थी। लियू फी की बात हो रही थी, ठीक है। पहले तुम मुझे यह बताओ कि ये कोल्ड की आती कहाँ से है, लिन फेंग ने पूछा। मैं इसके साथ ही पैदा हुई थी, मिंग किंग ने जवाब दिया। लिन फेंग हैरान रह गया। वो इसके साथ पैदा हुई थी? लिन फेंग ने पहले सुना था कि कुछ लोग डिजीज या नेचुरल एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन मिंग किंग का केस बहुत ही डेंजरस था। अब तुम बताओ, मिंग किंग ने कहा। लिन फेंग हल्का से मुस्कुराया, फिर उसने बताया स्नेक स्पिरिट रिलीज किया जो उसकी बैक के पीछे अपीयर हुआ। छोटा सा स्नेक अब एक बड़ा स्नेक बन चुका था। वो लिन फेंग के शोल्डर्स पर लपेट गया था। उसकी आंखें उसे एक रियल स्नेक की तरह दिखा रही थी, ना कि बल्कि एक स्पिरिट की तरह। उसकी दोनों आंखें सीधे मिंग किंग को घूर रही थी। हाँ, मिंग किंग शॉक हो गई जब उसने स्नेक देखा। वो क्लियरली एनोक्सियस थी, मतलब थोड़ा घबरा गई थी। ये मेरा स्पिरिट है, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये कौन सा स्नेक है। पिछली बार तुमने जो कोल्ड की रिलीज की थी उसने सब सॉलो कर लिया और मुझे उसकी की पावर दे दी, लिन फेंग ने कहा। मिंग किंग स्टन रह गई और चुपचाप उसे देखने लगी, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर से अपने कोल्ड इंडिफरेंट एक्सप्रेशन में आ गई। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, कोई वंडर नहीं कि यह एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। लिन फेंग ने भी सर हिला दिया और सोच में डूबते हुए बोला, ये स्नेक स्पिरिट होना चाहिए, लेकिन कभी तक क्लियर नहीं है कि ये एग्जैक्टली किस टाइप का स्नेक स्पिरिट है। किसी पॉइंट पर तुम्हें पता चल जाएगा, मिंग किंग ने कहा। मैं भी यही होप करता हूँ, लिन फेंग और बोलता है। मैं अब वापस जा रहा हूँ, अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना या फिर मेरे पास आ जाना। मिंग किंग ने सर हिला दिया। लिन फेंग खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ मिंग किंग के सर पर रखा। कुछ सेकंड्स के लिए उसके बालों को जेंटली टच किया और फिर वहां से उसकी बॉडी हल्की सी कांप गई। लिन फेंग मुड़कर वहां से चला गया। मिंग किंग उसकी पीठ देखते हुए हल्की सी फ्राउन करने लगी। ये स्नेक स्पिरिट है, मिंग किंग ने धीरे से कहा। उसे लग रहा था कि ये एक बीस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं था कि स्नेक स्पिरिट ही हो। उसे महसूस हो रहा था कि इसमें कुछ स्पेशल है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि एक स्पिरिट था जो अजीब तरीके से लिन फेंग के स्पिरिट जैसा लगता था, लेकिन उसके 9 हेड्स थे और वो बीस्ट स्पिरिट नहीं बल्कि ड्रैगन स्पिरिट था। सुबह का टाइम था और आसमान बिल्कुल क्लियर था। एक भी कोल्ड क्लाउड नहीं थे और पूरा एरिया एंडलेस लग रहा था। सेलेस्टियल एकेडमी में बहुत लोग रिसेंट इवेंट्स के बारे में गॉसिप कर रहे थे। लग रहा था कि ज़्यादातर लोग अपनी बातों में ही दो ही वर्ड्स बार बार कह रहे हैं, ह्यूमो की कल्टीवेशन टावर वाली बात को, ठीक है। उस वक्त 2 लोग एकेडमी की सबसे बड़ी रोड पर चल कर आपस आके एक साथ आ रहे थे। मैंने सुना है लिन फेंग ने रजिस्ट्रेशन के दिन उसने एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स को इंसल्ट किया था। उसका गोल वेल्दी और नोबल कल्टिवेटर्स को बेइज्जत करना है। वो दोनों बातें कर रहे थे ऐसे ही। कल्टिवेशन टावर में जो हुआ था उसकी न्यूज़ ऑलरेडी पूरे एकेडमी में फैल चुकी थी, क्योंकि लिन फेंग ने रूल्स तोड़कर एक स्टूडेंट को किल कर दिया था। न्यूज़ लाइटनिंग की स्पीड से फैल रही थी। लिन फेंग ने रूल्स तोड़े बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स में से एक हियोमुई का रिलेटेड था। एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट्स से जुड़ी कोई भी बात जल्दी फैल जाती थी, चाहे हियोमुई रैंकिंग में टॉप पर ना हो, लेकिन वो फिर भी बहुत पावरफुल था। तुमने रजिस्ट्रेशन वाले दिन की बात किसने बताई तुम्हें? अगर उसने वेल्दी और नोबल स्टूडेंट्स को इंसल्ट किया तो वो काफ़ी एरोगेंट होगा, लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी गलती उसने कर दी। मेरा मतलब शूटिंग ने उसे ऑलरेडी वार्न किया था कि वो ह्यूमी का छोटा भाई है, फिर भी उसने उसे किल कर दिया था। वो कितना भी स्ट्रांग हो, ह्यूमी को डिफीट नहीं कर पाएगा। बल्कि सही एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक लिन फेंग की किस्मत अब खत्म हो चुकी है। दूसरा,
ने भी बात कही। सब लोग बातें कर रहे थे एक से एक। इसी वक्त थोड़ी दूर पर दो सिलहाउटेड ने लोगों को ध्यान खींच लिया। अचानक बहुत लोग जमा होने लगे और सब उसके पीछे चलने लगे। ये उन दोनों लोगों से लगभग 100 मीटर दूर चल रहे थे, बात कर रहे थे। जब उन्होंने भीड़ में से एक सिलहाउट को पहचाना तो वो शौक हो गए। ह्यूम खुद भीड़ में था। इतने सारे लोग हैं, कुछ तो हो रहा है, दोनों ने कहा। ह्यूम तेज नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी अंदाज डिटरमाइंड थी। थोड़ी देर बाद वो लोग उस पैलेस के पास पहुंच गए जहां फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते थे। उस वक्त एक सिलहाउट धीरे धीरे पैलेस से बाहर आ रहा था। वो नहीं, लिनफेंग, ये वही है, कल्टीवेशन टावर वाला। सबकी बातें चल रही थी। इसी दौरान लिनफेंग चलना नहीं रोकता है, ठीक है, मतलब अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े थे। लिनफेंग ने पहले सीयू टिंग को देखा और फिर धीरे से अपना सर घुमाकर इविल लुकिंग यंग मैन को देखा, फिर बोला, ये हूँ मैं, शायद तुम ही हो। यू मैन ने लिनफेंग की तरफ ठंडी नज़र से देखा और फिर विन आउजी की तरफ ग्लांस किया, लिनफेंग को इग्नोर करते हुए। ठीक है, मतलब बातें चल रही थी यार दोनों लोगों की। मुझे इसकी लाइफ चाहिए, ह्यूमे ने इंडिफरेंट टोन में कहा। लेकिन वो लिनफेंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि लिनफेंग की लाइफ वेन आउजी प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वेन आउजी हल्का सा मुस्कुराया। उसने, अगर वो चाहता, इतनी खूबसूरत था कि वो एक लड़की जैसा लग रहा था। उसने कामली सर हिलाया और कहा, ये मेरा फ्रेंड है। अब यह प्रॉब्लम बन गया था। कल्टीवेशन टावर में इसने मेरे नाम सुनने के बाद भी मेरे छोटे भाई को किल कर दिया। इसने मेरी बेइज्जती की है। तुम्हें इस मैटर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। ये मैंने कहा। अजीब बात यह थी कि वो लिनफेंग से नहीं, वेन आउजी से बात कर रहा था। लिनफेंग की आंखों में अजीब से एक्सप्रेशन था जब वो वेन आउजी को देख रहा था, जो लड़कियों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो शायद एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन था। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई ने पहले एकेडमी के रूल्स तोड़े थे और फिर जब वो वीक निकला तो दूसरों से हेल्प मांगने लगा। रिजल्ट ये निकला कि वो मर गया। इसमें उसकी वीकनेस की गलती है। वो अपने वीकनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन लिनफेंग अभी नया है, अभी अभी एकेडमी ज्वाइन किया है। इतने कम टाइम में उसने बहुत लोगों को इंसल्ट किया है। उसने मुझे भी इंसल्ट किया है, वेन आउजी ने कहा, जिससे सब लोग शॉक हो गए। ह्यूमे ने कहा, ह्यूमे लिनफेंग को इसलिए किल करना चाहता था क्योंकि लिनफेंग ने उसके छोटे भाई को किल करते वक्त उसका नाम सुनने के बाद भी डरा नहीं था। यानी कि उसने ह्यूमे की रेपुटेशन को इग्नोर कर दिया था। ह्यूमे सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए लिनफेंग को मारना चाहता था। ऐसे लोगों के लिए उसकी इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। लिनफेंग की लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हें पता है कि वो नया है, वो तुम्हें क्या बेइज्जत करेगा, वेन आउजी ने कहा। उसने क्राइम किया है जिसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए और उसकी कीमत सिर्फ उसकी लाइफ है। वेन आउजी को ह्यूमी ने इग्नोर करते हुए कहा, फिर ठंडे टोन में बोला, तुम अभी उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। मैं उसे आसानी से किल कर दूंगा, कौन मुझे रोकेगा। यह कहकर उसने वेन आउजी की तरफ देखा, न बंद किया और लिनफेंग को देखने लगा। तुम काफ़ी स्मार्ट हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम सब कुछ अपने फेवर में ले लोगे। तुम एक स्मार्ट लड़के हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे एक्शन तुम्हारी ही डेथ का रीज़न बन सकते हैं, ये मैंने ठंडे टोन में कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम पूरी लाइफ फिर आउजी के पीछे छुपे रह सकते हो? तुम बोल चुके हो, लिनफेंग ने ठंडे आवाज़ में कहा। जब उसने देखा कि ह्यूमू रुकने वाला नहीं था, तब लिनफेंग ने उसके चेहरे बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं दिया था उसे। जैसे ही एकेडमी के टॉप स्टूडेंट से एक भीड़ उसे डरा नहीं सकता था। कोई भी वो लिनफेंग को डरा नहीं सकता था। जब ह्यूमे ने यह सुना, वो ठंडा हंसने लगा। उसकी स्माइल ब्लेड की तरह शार्प थी। फिर उसने कहा, मैं बोल चुका हूँ, अब क्या? उसके चलते लिनफेंग ने सर हिलाया और ठंडे अंदाज में कहा, अब जब हम तुम बोल चुके हो, तो मेरे पास भी कुछ बातें हैं तुमसे कहने के लिए। तुम्हारा छोटा भाई एक बेकार आदमी था। उसकी नज़र में दूसरे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। उसने मेरा कल्टीवेशन रूम छीनने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। लेकिन क्योंकि वो तुम्हारा छोटा भाई था, उसे लगता था कि वो इनविंसिबल है। फिर उसने एकेडमी के रूल्स तोड़े और तुम्हारी मदद से 3 महीने तक हर दिन मेरे दोस्त को हैरेस किया। उसने उसे ह्यूमिलेट किया और उसकी ट्रेनिंग में रुकावट डाली। क्या मैंने उसे किल करके कोई गलत काम किया? मैंने उसे किल किया, तुम सही थे। लेकिन हे मुंह बोलना चाह रहा था, लेकिन लिनफेंग ने
बीच में उसे रोक दिया। तुम ऑलरेडी बोल चुके हो, तो अब मेरी बात खत्म होने दो और चुप रहो। हाँ, भीड़ में हैरानी दौड़ गई। वो लड़का सच में अग्रेसिव था और सीधे हेयुमुई को चुप रहने को बोल दिया। सबको लगा कि वो ऐसा सिर्फ वेन आउजी की तरफ से कर रहा था। लिनफेंग की बातें हो रही है। हेयुमुई एक पल के लिए स्टन रह गया, फिर बोला, ठीक है, कंटिन्यू करो। तुमने खुद कहा था कि मैंने उसे किल करके सही किया। तुम्हारे छोटे भाई ने रूल्स तोड़े थे और ये ऑब्वियस था कि तुम्हें उसे अलाउ किया था। मतलब तुमने इनडायरेक्टली मुझे लूज फेस करवाया। जब वो मुझे किल करना चाहता था तुम उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो तुम पहले मुझे बेइज्जत करने आए थे। अब जब तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई तो तुम खुद गुस्सा हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी इज्जत चली गई है। क्या तुम इतने ही बेवकूफ़ हो गए? तुमको लगता है कि मैं अपनी इज्जत तुम्हारे लिए खोना चाहूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम स्ट्रांग हो? भीड़ बिल्कुल सही। ऐसे लोग सिर्फ अपनी इज्जत से चीजें देखते हैं और दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाते। चाहे तुम्हारी बात सही हो फिर भी, ह्यूमन ने ठंडी आवाज में कहा, कोई फिर नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो खुद को दुनिया से ऊपर समझते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें दिखाता हूं कि वो कितने फुलिश और रिडिकुलस हैं। लिनफेंग ने ठंडे अंदाज में कहा, फिर और बोला, तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे वेन आउजी है, लेकिन चाहे वो यहाँ हो या ना हो, मेरे पास तुम्हारे पास मुझे किल करने की पावर नहीं है। मेरी बात को झुठलाने की कोशिश मत करो। जब तुम चाहो मुझे किल करने की कोशिश कर सकते हो और तब देख लेंगे कि क्या होता है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसा करना एक क्राइम होगा, मेरे लिए नहीं। यह बस एक पनिशमेंट मिलता है और कभी कभी उसकी कीमत लाइफ से भी चुकानी पड़ती है। लिनफेंग और ठंडे अंदाज में कह रहा था, देखो बस बातें चल रही है, ठीक है। भीड़ में बकचोदी हो रही थी, लेकिन युआन सेन को लिनफेंग की बात पर बिल्कुल डाउट नहीं था। उसे एक मिस्टीरियस लड़की के बारे में पता था जो लिनफेंग को प्रोटेक्ट करती थी और उसने उसकी पावर भी देखी थी। ह्यूम हैरान था, फिर ठंडे अंदाज में कहा, तुम अपने बारे में बहुत हाई सोचते हो। मैंने कभी भी अपने बारे में हाई नहीं सोचा। एरोगेंट नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों की लाइफ के बारे में नहीं सोचता। वो पहले ही उसके हाथ में हूं। क्या ये खुद में एरोगेंस नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सब लोगों से ऊपर हो? लिनफेंग बातें कर रहा था, सही। एरोगेंट दुनिया से ऊपर? ये मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें 2 उंगलियों के बीच पकड़कर आसानी से किल कर सकता हूँ। मैं 6th लिंक के लेयर पर पहुंच चुका हूँ। फिर भी इतनी एरोगेंस, कितने रिडिकुलस हो तुम, मजाक कर रहे हो। लिनफेंग ने जोर से हंसते हुए कहा, फिर बोला, तुम सिर्फ 6th लिंक लेयर तक पहुंचे हो और ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम दुनिया के सबसे टॉप कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच चुके हो। उंगलियों के बीच पकड़कर मार दोगे, ये सब मजाक लगता है क्या? 6th लिंक लेयर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कितना रिडिकुलस है। दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों जीनियसेस हैं और तुम खुद को स्पेशल समझ रहे हो, दूसरों को नीचे दिखा रहे हो। तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम एक छोटे से चूहे हो जो सिर्फ 1 इंच तक ही देख सकता है। क्या पावरफुल बातें, क्या शार्प आर्गुमेंट्स। भीड़ में कुछ लोग आपस में कहने लगे। जब वो ह्यूमन को देख रहे थे तो लिनफेंग के वर्ड्स जैसे सीधा उनके दिल पर लग रहा था। ह्यूमन ने सिर्फ 6th लिंक के लेयर ब्रेक किया था, जो बाहर की दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एकेडमी में कोई उसे प्रवोक नहीं करना चाहता था। ऑलमोस्ट कोई उसे डिफीट नहीं कर सकता था। 7th लेवल के स्टूडेंट्स भी उसे फाइट करने से बचना चाहते थे, लेकिन ये कह रहा है कि 6th लेवल की कल्टीवेशन के पीक पर है, क्लियरली बहुत ही एरोगेंट है। उसका दिल उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही अगली थी। लिनफेंग कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है और फिर बोला, ऑफकोर्स तुम्हें लगता है कि बातें हो रही है, ठीक है, मैं बातों के करता हूँ। पूरा क्राउड स्टन था बातें सुनकर। लिनफेंग अभी भी अकेडमी ज्वाइन कर चुका था और इतनी बड़ी बातें कर रहा था। इससे ह्यूमन की पावर को आइडिया नहीं लगाया जा सकता था। ये लड़का खुद अपनी बर्बादी का दावत दे रहा है, ये पागल है। भीड़ में बातें हो रही थी। लिनफेंग के फ्रेंड्स भी शौक थे। उन्हें पता नहीं था कि लिनफेंग स्ट्रांग है, लेकिन वो कभी ह्यूमन को डिफीट कर पाएगा नहीं, ये पता नहीं था। वेन आउजी लिनफेंग को देख रहा था, उसके चेहरे से क्लियर था कि वो अभी भी नहीं मानता था कि लिनफेंग जीत सकता है। लेकिन एक बात क्लियर थी कि लिनफेंग ने ह्यूमन को इंसल्ट कर दिया था। एक नया स्टूडेंट जिसने उसके भाई को किल किया था और उसे इंसल्ट किया था, अब लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर रहा था। ह्यूमन की पूरी बेइज्जती हो चुकी थी, मतलब बातें हो चुकी थी, सीधे लाइफ एंड डेथ के लिए बैटल हो चुकी थी, ठीक है।
उस वक्त ह्यूम के चेहरा और भी इविल हो गया था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो देखने के में ही टेरिफाइंग लग रहा था। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी पूरी इज्जत चली गई है? लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा और कहा, तुम अभी भी इज्जत लूज कर रहे हो। लेकिन मेरा क्या? तुम इतने लोगों के साथ लाकर आए हो। क्या तुम्हें कभी ये सोचने को नहीं मिला कि मेरी भी इज्जत है? तो तुम मुझे ऐसे मत देखो। अगर तुम अपनी रेपुटेशन वापस पाना चाहते हो तो 3 महीने बाद मिलते हैं। सबको दिखाओ कि तुम यू मुई हो। एरोगेंट ने कहा रखते होगे कि तुम सच में पावरफुल हो। यू मु गुस्से से भरा हुआ था। उसने लिन फेंग की तरफ देखकर कहा, 3 महीने बाद समझोगे कि तुम्हें कितना बेकार और बेचारा हो तुम। ये कहकर ह्यू में गुस्से से वहां से चला गया। पूरा क्राउड शांत था। एक चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका था। 3 महीने बाद वो लिन फेंग को उसकी चैलेंज का रिग्रेट कराएगा। बस बातें चल रही थी। वे नाउजी ने सर हिलाकर उसे समझाया कि ये सब बकवास की बातें हैं। लिन फेंग ने उसके एक्सप्रेशन को देखकर कहा कि स्ट्रेंथ अक्सर तब आती है जब आप डेंजर में हो, तो जल्दी स्ट्रांग बनने के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डालनी ही पड़ती है। यह सुनकर वेन आउजू स्टन रह गया। अपनी लाइफ रिस्क करके स्ट्रांग बनना? लिन फेंग सच में एक डेंजरस इंसान था। लाइफ एंड डेथ की बैटल वाली चैलेंज पूरे एकेडमी में फैल चुकी थी। सिर्फ मिलिट्री स्टूडेंट्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल असैसिन्स सब भी ये न्यूज़ सुन चुके थे। अब लिन फेंग पर ध्यान देने लगे थे। वो असल में है कौन? वो कहीं से अचानक सामने आया और एकेडमी में बिना किसी डिसएडवांटेज के सिर्फ प्रिविलेजेस के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। वाइस प्रिंसिपल खुद उसे इनवाइट करने आए थे। ऐसा क्यों था? जब लिन फेंग के बारे में सच जानने की कोशिश कर रहे थे सब लोग, तो वो कुछ और कंफ्यूज हो रहे थे। वो लोग और कंफ्यूज होते जा रहे थे। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो काफ़ी नहीं थी। कभी लगता वो हाई स्टेटस का है, कभी लगता वो क्लास का है, लो क्लास का। हर जगह बस बातें ही चल रही थी। अगर ये सब किसी एक्सटर्नल पावर की काम था तो वो सच में बहुत ही टेरिफाइंग हो सकता था। इसका मतलब होता कि पूरी पावर लिन फेंग को दे रहे थे। बातें यही हो रही थी। लिन फेंग को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। युआन सन और विन आउजी उस वक्त एकेडमी में नहीं थे। सब उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो दीवार एक छोटे से टाउन को घेर रही थी। ये इंपीरियल सिटी के अंदर एक छोटा सा सिटी था। उनके सामने जो वॉल थी वो उतनी वाइड थी कि लग रहा था जैसे उसका कोई एंड ही नहीं है। अंदर चलते हैं, वेन आउजी ने सब लोग से कहा और सब लोग गेट की तरफ चल पड़े। हमें जाना चाहिए, वेन आउजी ने एंट्रेंस गार्ड को एक प्योरिटी स्टोन देते हुए कहा। और भी मीडियम क्वालिटी का था। मतलब स्टोन और भी थे। लिन फेंग ने नोटिस किया कि सिर्फ वेन आउजी ही नहीं बल्कि जो भी अंदर जा रहे हैं सबको टैक्स देना पड़ रहा है। थोड़ी देर में लिन फेंग के सामने चेहरा आ गया। एक समुंदर था। ठीक है, मार्केट कलरफुल था, बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल जिंदा लग रहा था। कलरफुल और जिंदा लग रहा था। ये क्या जगह है? लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गई। ये सीन उसके एंटीक मार्केट जैसा लग रहा था उसे। इंपीरियल सिटी के सबसे बिजी एरिया है। जो करना है सब यहाँ पॉसिबल है, वेन आउजी ने एक्सप्लेन किया। लियो फे एक्साइटेड लग रही थी। मैंने इस जगह के बारे में सुना था लेकिन कभी आई नहीं। ये मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा लाइवली है। अब समझ आ रहा है कि इंपीरियल सिटी इतना वेल्दी क्यों है। लिन फेंग ने सर हिलाया। वेन आउजी मुस्कुरा रहा था। लिन फेंग, तुम यहाँ बहुत सी ब्यूटीफुल वुमेन भी ढूंढ सकते हो जिनके साथ तुम एंजॉय कर सकते हो, वेन आउजी ने स्माइल के साथ कहा। लिन फेंग शॉक हो गया और लियो फे का चेहरा गुस्से से भर गया। उसकी नज़र देखकर लिन फेंग को हल्का सा डर लग गया। उसने स्माइल करने की कोशिश की लेकिन वो ऑकवर्ड लग रही थी। वेन आउजी ने ये क्या बोल दिया? यहाँ तुम आसानी से आ सकते हो अगर तुम्हारे पास इनफ प्योरिटी स्टोन्स है तो। वेपन खरीद सकते हो, मिलिट्री इक्विपमेंट ले सकते हो। वेन आउजी सभी चीज़ समझा रहा था। लिन फेंग स्टन रह गया था। वेपन्स, वुमेन, स्लेव्स, स्किल्स, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। मतलब अगर किसी के पास इनफ प्योरिटी स्टोन्स है तो वह यहाँ पर लगभग कुछ भी कर सकता था। हमें यहाँ बार बार आना चाहिए, लिन फेंग ने सोचा। वेन आउजी ने जो चीज़ें बताई थी उनमें से कई चीज़ें उसकी इंटरेस्टेड थी, जैसे कि स्लेव्स। ऑफकोर्स एक ट्रू कल्टिवेटर उस जगह नहीं जाता जहाँ सिर्फ वुमेन के साथ इंजॉय करने जाते हैं। वहाँ सिर्फ वेल्दी और डेनिग्रेट लोग जाते थे। असली कल्टिवेटर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे। एक मार्केट डिस्ट्रिक्ट दूसरे मार्केट डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए कोशिश करते थे। ये कौन सी जगह है? लिन फेंग ने तुरंत पूछा। एक ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत होते हैं, जहाँ दिमाग को शांति मिलती है, लेकिन वहाँ
जगह ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट होती है। एक बैटल एरिना। तुम प्रिजनर एरिना की बात कर रहे हो, ली फेई ने तुरंत कहा। बिल्कुल, प्रिजनर एरिना इतनी क्रेजी जगह है कि एकेडमी के कुछ मिलिट्री स्टूडेंट्स भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, वे नाउजी बता रहा था। लिन फेंग, अगर तुम्हें जल्दी प्रोग्रेस करनी है तो तुम्हें ये जगह परफेक्ट सूट करेगी। प्रिजन अरीना, लिन फेंग ने धीरे से रिपीट किया। ये जगह कैसी है? खुद देख लो, वेन आउजी हंसकर बोला। सब लोग वहां की तरफ चल पड़े। लिन फेंग के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। मार्केट एक सिटी के अंदर और सिटी जैसा था, बहुत बड़ा। आधे घंटे तक चलने के बाद वो एक अरीना के बाहर तक नहीं पहुंचे थे, तभी लिन फेंग ने एक बहुत सी वॉइसेस सुनाई दी। आगे एक ह्यूज क्राउड जमा हो रहा था, सिर्फ लोगों की पीठ दिख रही थी। लोग अंदर क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा था। वो लोग भीड़ के पास गए, आवाज और तेज हो रही थी। वो जगह एक बड़ा रिंग स्टेप स्टेडियम था, बहुत ही जाइगेंटिक। बीच में एक बड़ा क्रेटर्स थे जिनके पास नीचे जाने और ऊपर आने के स्टेज भी लिफ्ट थी, समझ लो सीधे, ठीक है। लिन फेंग, ये प्रिजन अरीना है, वेन आउजी ने समझाया। लाखों लोग यहाँ पर आकर फाइट करते हैं। लिन फेंग हैरान हो गया था, इतनी बड़ी क्राउड हर रोज। वो नीचे उतर कर देखने लगा। क्रेटर इतनी डीप थी कि जॉर्ज जैसा लग रहा था। कई वीविंग प्लेटफॉर्म भी थे। बीच में एक बड़ा सिल्वर केज था जिसमें कई सिलहाउटर्स थे, प्रिजनर्स। लिन फेंग समझ गया कि इस जगह का नाम प्रिजनर अरीना क्यों है। उसे अपनी दुनिया याद आ गई, जहां एंशिएंट रोम में स्लेव्स और बीस्ट को लड़ाया जाता था। लेकिन ये सीन उससे भी ज़्यादा इंटेंस था। उसकी पूरी बॉडी एक्साइटमेंट से काँप रही थी। इस केज में हर दिन बैटल होती थी, या तो कल्टिवेटर मारा जाता, बीस्ट मारा जाता, या फिर कल्टिवेटर और फ्रीडम ले सके। इस तरीके से मिलती थी। अपने ओपोनेंट को किल करके वेन आउजी ने कहा, मतलब वही थे, जो ताकतवर है वो ताकतवर बनता जाएगा, कमजोर मारा जाएगा, ठीक है। ये सुनकर हर जगह डेंजरस नेचर समझ आ रही थी। हर फाइट में किसी न किसी को अपनी जान गंवानी ही पड़ती थी। हर साल एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स यही मारे जाते थे। लाशों की गिनती बढ़ती ही रहती है। वेन आउजी ने केस को देखते हुए कहा। फिर धीरे से बोला, सिर्फ सबसे स्ट्रांग और सबसे ब्रेव कल्टिवेटर्स ही यहाँ आने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि वहाँ या फिर यहाँ कंडीशन रियल बैटल जैसी होती है। तो इस एपिसोड के यहाँ तक रखते हैं गाइस। ये पता नहीं राइटर यार एक दो चैप्टर्स को मतलब ना एक भाई क्या होता है यार, 2-2 मिनट के लिख रहा है, पता है। और कुछ चैप्टर्स को 15 मिनट 20 मिनट का कर रहा है। ये वो अलग लेवल का राइटर है, पता है। चलो मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।